फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फिनोमिना है जिसमें किसी मेटल सरफेस पे, जैसे ये कोई मेटल सरफेस है, जब इस पे लाइट जो है पड़ती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। इट इज ए फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन लाइट रेडिएशन फॉल्स ऑन इट। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, आप जानते हैं कोई भी मेटल है जो ये एटम से मिलकर बना है, और हर एटम में एक न्यूक्लियस होता है जहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन देखने को मिलते हैं, और इसके चारों ओर जो है आपका जो सेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं। जब ये लाइट रेडिएशन इस मेटल सरफेस पे पड़ेगी तो ये जो लाइट है ये बिहेव करेगी एज अ पार्टिकल्स फोटान के रूप में, और ये जो फोटान जब मेटल सरफेस को हिट करेंगे तो ये अपनी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब जानते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा के एल एम एन लेयर होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन को अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए तो वो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल आते हैं, उसी को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बाहर निकल के ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे, वो मेटल सरफेस में ही एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, तो उसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो लाइट रेज इंसिडेंट की जा रही है मेटेलिक सरफेस पे उसकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ई इक्वल टू एच न्यू, इसको आप लिख सकते हैं एस सी बाई लैम्डा। तो जो लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है मेटेलिक सरफेस पे उसकी एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, तभी तो वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर पाएगी। बिलो अगर दैट लेवल एनर्जी अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है जो बैरियर होगा न्यूक्लियस का उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो यही चीज़ यहाँ बोली गई है, बिलो दिस फ्रीक्वेंसी नो एमिशन विल टेक प्लेस। आप चाहे कितना भी जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा दीजिए। और फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट का यूज सोलर सेल्स को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। आप जानते हैं सोलर सेल्स का यूज किया जाता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ सोलर लाइट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो लाइट वेव्स होती हैं, लाइट रेज हैं, ये आपका पार्टिकल के रूप में भी बिहेव कर रही हैं एज वेल एज वेव के रूप में, क्योंकि ये डिफ्यूजन्स जो है शो करती हैं लाइट रेज। करेवास, करेवास लैकुस्ट्रीन डिपॉजिट है, जैसे यहाँ पे कोई लेक है, ठीक है। अब इस लेक में वाटर जो है कई एरिया से आएगा और वो अपने साथ सेडिमेंट ले आएगा, और जब ये लेक सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या है डिपॉजिट बचेंगे जो कि लैकुस्ट्राइन डिपॉजिट्स होंगे। और ये जो टेरेस फॉर्म होगा ये खासतौर से कश्मीर वैली, बंदरवा जम्मू में देखने को मिलता है, और यहाँ पे सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए ये फेमस है। राइस बाउल ऑफ इंडिया, ये कृष्णा गोदावरी रिवर के द्वारा जो डेल्टा फॉर्म होता है वहाँ पे हाई राइस प्रोडक्टिविटी होती है बिकॉज ऑफ द फर्टाइल एलुवियल सॉइल, क्योंकि इन दोनों रिवर के द्वारा ये ह्यूज अमाउंट्स ऑफ स्मॉल सेडिमेंट्स लाया जाता है जिससे एक एलुवियल फर्टाइल प्लेन बनता है जहाँ पे लार्ज स्केल पे राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। अल्मोनियम के इम्पोर्टेंट सोर्स एक बॉक्साइट है, एक काउलिनाइट, काउलिनाइट मीन्स Al2OH4Si2O5। आयरन के ओर है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडेराइट, आयरन पायराइट। आयरन पायराइट्स को फूल्स गोल्ड भी बोला जाता है। कॉपर का ओर है मलाचाइट, जिंक और स्फेलेराइट जिसको जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं, कैलामाइन जिंक कार्बोनेट और जिंसाइट जिंक ऑक्साइड। एज पर एस आर राव, जो यस आर राव थे, इनके अकॉर्डिंग जो इंडस वैली सिटी में जो भी गोल्ड यूज होता था वो गोल्ड जो कोलार गोल्ड फील्ड माइंस है केजीएफ एंड हट्टी गोल्ड माइंस कर्नाटक की, वहाँ से उस गोल्ड को इंपोर्ट किया जाता था। इंपोर्ट तो बेसिकली मतलब होता है दूसरे प्लेसों से, या आप बोल सकते हैं वहाँ से कोलार हट्टी गोल्ड माइन से उस गोल्ड को लाया जाता था बाय द ट्रेड। कैल्शियम फॉस्फेट बोन्स और टीथ में प्रेजेंट होता है। इनवर, ये आयरन और निकल का एक अलॉय है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें जो है बहुत लो जो है थर्मल एक्सपेंशन होता है। आप जानते हैं कोई मेटेलिक सरफेस हो या अलॉय हो, आप उसमें हीट देंगे तो उसका एक्सपेंशन होता है, इवन दो गैसियस के केस में भी एक्सपेंशन होता है।
लेकिन इनवर के केस में ये प्रॉपर्टी बहुत लो लेवल पे ऑब्जर्व की जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। विटामिन के और विटामिन बी 12 को साइनोकोबालम भी बोला जाता है। इसमें जो है कोबाल्ट मेटल देखने को मिलता है। ये दोनों विटामिन इंटेस्टाइन में फॉर्म होते हैं बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। इस्ताहार 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तो उस समय जो लीडर्स थे, रिवेलियंस लीडर्स थे, उन्होंने अपने इंफॉर्मेशन को, अपने जो भी उनकी विचारधारा थी, आइडियाज़ थे, जिससे वो लोगों को परसुएड करते, उनको एक नोटिफिकेशन के द्वारा दूसरे लोगों तक पहुंचाया, एक स्थान से दूसरे स्थान। और ये जो मैसेज था उसी को बोला जाता था इस्ताहार। और ये प्रमोट किया हिंदू मुस्लिम यूनिटी अंडर द मुगल रूल्स। जेन जैक रूसो, रूसो की एक बुक है ए डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 का नागपुर जो सेशन था, इसको सी विजय राघवन ने चेयर किया था, प्रिसाइड किया। और यहाँ पे जो गांधी जी का प्लान था फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको अडॉप्ट कर लिया गया। इस रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था CR दास ने। उत्तरकाशी को एंशियंट टाइम में बरहत बोला जाता था। प्लाया, जो डिजर्ट एरिया होते हैं वहाँ पे एफिमेरल लेक्स होती है, जो कि मानसूनल होती है। जब रेनफॉल होती है तो वो लेक जो है एग्जिस्ट में आ जाती हैं। जैसे ही बारिश ख़त्म होगी और सनलाइट होगा, वो वाटर एवापोरेट हो जाएगा। तो ये इनका जो एफिमेरल लेक्स हैं, जो सीजनल हैं, जब ये सूख जाती हैं, जो ड्राई बेड बचता है उसी को बोला जाता है प्लाया। और जब इसमें पानी रहता है तो उसी को बोला जाता है प्लाया लेक। नैनीताल लेक ये हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है और ये एक नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है जिसका ओरिजिन टेक्टोनिक नेचर का है, यानी दो प्लेट्स आपस में जब टकराई तब ये नैनीताल लेक फॉर्म हुआ है। और यहाँ पे है जो है लैंडस्लाइड्स की एक्टिविटी हो रही है, जिसके कारण आज के समय नैनीताल लेक का शेप क्रेसेंट शेप जैसा है, कुछ चांद जैसा। दामिन ए को, जो राजमहल हिल है झारखंड में, वहाँ पे जो उसके राजमहल हिल का जो फुट हिल्स एरिया है जहाँ पे संथाल ट्राइब्स बेसिकली रहते थे 1832 के आसपास, उस एरिया को ब्रिटिशर ने दामिन ए को डिक्लेयर कर दिया फॉर द संथाल ट्राइबल ग्रुप्स। सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 में किया गया, जिसके जरिए ये बोला गया कि दो या दो से अधिक स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट्स बनाया जा सकता है। इंडिया में आज के समय टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट जो है लेटेस्ट कोर्ट है हाई कोर्ट की कैटेगरी में। पब्लिक यूनियन सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो राइट टू फूड है वो एक फंडामेंटल राइट है अंडर द आर्टिकल 21, और अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से डील करता है। इन पार्ट थर्ड 12 से लेके 35 तक जो है आर्टिकल मेंशन है। हिडन हंगर मतलब होता है कि जब कोई पर्सन जो है सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ फूड खा रहा हो, पेट भर खा रहा हो, लेकिन उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी जो है डेफिशिएंसी हो, तो उसको बोला जाएगा हिडन हंगर। यानी आप खाना भरपूर खा रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है उसकी फुलफिल नहीं हो रही है, तो उसे हिडन हंगर बोला जाता है। ये होता है बिकॉज ऑफ द माल न्यूट्रिशन। नेहरू लियाकत पैक्ट ये 1950 में साइन किया गया था फॉर द माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। अगस्त ऑफर 1940 में आया। CR फार्मूला 1944, वाइवेल प्लान 1945, कैबिनेट मिशन 1946। और आप एक जानते हैं 18 फरवरी 1946 को ही आपका रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट भी हुआ था। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दिल्ली में देखने को मिलेगा। कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फेडरलिज्म है ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये मध्य प्रदेश था। आप जानते हैं कि पहला जो है 3 टियर पंचायती राज जो है आपने पढ़ा होगा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992,
उसके बाद इस पूरे प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट था मध्य प्रदेश। इंडिया का नेशनल कैलेंडर सार्क एरा पे बेस्ड है और इसको अडॉप्ट किया गया था 22 मार्च 1957 को। नेटू मैरिज एक्ट 1872 में इनेक्ट किया गया था और इसको लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पे इस एक्ट को लाया गया था। सियासतनामा ये एक बुक है जिसको निजाम अल मुल्क तुसी ने लिखी है। इस बुक में आपको जो इल्तुतमिश का इक्ता सिस्टम था उसका जो है डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। हठ योग, हठ योग एक फिजिकल पोस्चर है, आसन है, जिसको बेसिकली नाथपंथी लोग प्रैक्टिस करते थे, जिनका बिलीव था कि जो गॉड है, भगवान है, उनका कोई भी आकार नहीं है, शेप नहीं है, वो फॉर्मलेस है। और ये एक जरिया था थ्रू द मेडिटेशन एंड योगा दे बेसिकली ट्राई टू गेट मेडिटेशन। साल्वेशन, दामोदर रिवर जो है एक रिफ्ट वैली से फ्लो होती है। माउंट रेंज, अगर वेस्ट टू वेस्ट, अगर ये हमारा इंडिया का मैप हम ड्रा करें तो वेस्ट टू ईस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड को लैंड ऑफ बिग गेम बोला जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल जिसको 1997 में साइन किया गया और ये इफेक्ट में आया 2005 में। इसमें टोटल 6 ग्रीन हाउस गैस को कवर किया जाता है। इसमें CO2, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये टोटल जो है आपकी 6 गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और उसके बाद जो है आपके फ्लोरोकार्बन हैं टोटल ये 6। कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में प्रेजेंट है। ग्लोबल 500 अवार्ड ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। जो मदर मिल्क होता है ये नियरली कंप्लीट डाइट होता है, इसको कंप्लीट डाइट नहीं बोल रहे हैं, लगभग ये कंप्लीट डाइट है, क्योंकि इसमें आयरन जो है लो अमाउंट में पाया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे बच्चे जो होते हैं एनीमिया से ग्रसित होते रहते हैं। विटामिन ई जो व्हीट जर्म ऑयल्स होता है उसमें पाया जाता है। विटामिन B6 राइस ब्रान और विटामिन के अल्फा अल्फा में। इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम है और फर्स्ट ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी ये लक्षद्वीप है। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के बालू 2017 केस में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया कि जो हाईवे है नेशनल हाईवे उसके 500 मीटर के दरमियान में कोई भी पर्सन जो है लिक्विड अल्कोहल का सेवन नहीं करेगा। राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म ये बुक जो है बिपिन चंद्र पाल ने लिखी है। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी ये कैलीग्राफर थे जिनको अकबर ने जरीन कलाम बोलिए या तो गोल्डन पेन की उपाधि टाइटल दी। धनपाल पोएट थे जो कि भोज जो किंग थे जो कि जैनिज्म से एसोसिएटेड थे, उनके यहाँ पे ये उनके कोर्ट में रहते थे। आर्टिकल 311 में ये प्रोवाइड करता है सेफगार्ड्स फॉर द सिविल सर्वेंट्स। कोई भी सिविल सर्वेंट्स को दे कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय एन अथॉरिटी लोअर देन अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जो किसी सिविल सर्वेंट को जो भी अथॉरिटी अपॉइंट कर रही है उससे नीचे वाली अथॉरिटी उनको डिसमिस नहीं कर सकती है और सिविल सर्वेंट्स को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उनका भी जो है पक्ष सुना जाए बिफोर दियर डिसमिसल। एटॉल्स, देखिए जो कोरल पॉलिप्स होते हैं वो जो जंतले जो अलगी होता है उसके साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं और ये फॉर्म करते हैं कोरल रीफ। और कोरल रीफ जो है एक अटॉल जो है एक कोरल रीफ का टाइप है जिसमें क्या होता है कि जैसे ये कोरल रीफ कुछ ऐसे वाटर बॉडी में फॉर्म होते हैं कि इधर वाटर रहेगा और इनके बीच में भी वाटर रहेगा और ये बन गया बाउंड्री, ये एक तरह से बाउंड्री बन गया जिसके अंदर में वाटर है। अब ये बनता कैसे है, जैसे ये कोई मान लीजिए ये क्या है हिल एरिया है, आइलैंड कंट्री, स्मॉल सा कोई उठा हुआ हिस्सा है वाटर बॉडी, तो इसके चारों ओर जो है कोरल रीफ्स अपना जो है बैरियर फॉर्म करेंगे। धीरे धीरे इसका सब्सिडेंस हो जाएगा और टोटल इसके बीच में क्या आ जाएगा वाटर आ जाएगा। तो एटॉल इज ए रिंग शेप्ड कोरल आइलैंड्स, ये हॉर्सशू शेप्ड होता है। जियोग्राफिक टर्म को इरेटोस्थेनेस ने क्वाइन किया था।
मेगास्थनीज की बुक है इंडिका, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो ब्राह्मणास एंड श्रवणास थे वो फिलोसोफर थे। नूहुर सिफिर जो बुक है इसको अमीर खुसरो ने लिखा है। अमीर खुसरो के द्वारा ये बुक लिखी गई है, जिसमें जिसमें इन्होंने इंडिया का जो क्लाइमेट, संस्कृत, आर्ट, म्यूजिक, इन सारे चीज़ों का जो है प्रशंसा की है। राज तरंगिणी, इस बुक को कल्हण ने लिखी है, ये हमने सभी ने पढ़ा है। लेकिन कल्हण के बाद इस राज तरंगिणी बुक को कंटिन्यू किया था चोना राजा एंड श्रीवरा ने। अपभ्रंश लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज, संस्कृत और जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको मिला के अपभ्रंश लैंग्वेज क्रिएट की गई, जिसको लिटरेरी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की गई इन 6th सेंचुरी इन इंडिया में। बीजिंग डिक्लेरेशन 1995 में आया, जहां पे बात की गई कि ओमन का एम्पावरमेंट किया जाए और इसके लिए टोटल 12 क्रिटिकल एरियाज इंक्लूड किए गए थे, जहां पे वुमेन की स्थिति को सुधारने की बात की गई थी। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी इन इंडिया बोला जाता है। इनकी बुक है सुश्रुता संहिता। इन्होंने सर्जरी, राइनोप्लास्टी जैसे नोज रिकंस्ट्रक्शन में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। हस्तायुर्वेदा, हस्त आयुर्वेदा जो बुक है ये वेटनरी साइंस से रिलेटेड है और इसको पल कप्या ने लिखी है। और इन यहाँ पे फोकस किया गया है एलिफेंट और केयर से और मेडिसिन जो एनिमल्स को ट्रीट कर सके। महाबली महाबलीपुरम टेम्पल जो है ये पंचरथ के आकार का है। इसको जो एक सिंगल पत्थर था, स्टोन था, उसमें जो है नक्काशी करके महाबलीपुरम टेम्पल को बनाया गया है। और ये ड्यूरेशन था नरसिम्हवर्मन फर्स्ट का। और इस महाबलीपुरम टेम्पल का जो इस चैरियोट जो रथ होते हैं ना, रथ के ये समान दिखता है। जहांगीर, जहांगीर ने प्रिंस खुसरो को जो है ब्लाइंड कर दिया और अहमद सरहिंदी जो सूफी संत थे इनको इम्प्रिजन कर दिया। और गुरु अर्जन देव 5th सिख गुरु को एग्जीक्यूट करवा दिया था। और इसीलिए गुरु अर्जन देव को फर्स्ट सिख मार्टिर, पहले ये सिख जो है शहीद भी माना जाता है। और गुरु हरगोबिंद 6th सिख गुरु को भी इम्प्रिजनमेंट किया था जहांगीर ने। हरियाणा का फॉर्मेशन 1966 में हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हुकुम सिंह कमेटी। वैष्णव जन तो, ये जो गांधी जी का फेवरेट भजन था, इस भजन को लिखा था नरसिंह मेहता ने। मंजानिक, गुलेल आप लोग जानते होंगे, जिसे अभी तो नहीं देखने को मिलता, पहले इसी से जो है आम तोड़े जाते थे गाँव में। तो ये एक डिवाइस होता था जिसके द्वारा जो छोटे छोटे स्टोन्स थे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे फेंका जाता था। पणिनि, ये अष्टाध्यायी ने अष्टाध्यायी बुक लिखी। कात्यायन ने वर्तिकास, पतंजलि ने महाभाष्य बुक लिखी है। मरकांडेश्वर टेम्पल, ये गिरचोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का वहाँ पे प्रेजेंट है। इसे खजुराहो ऑफ विदर्भा रीजन भी बोला जाता है। जो पॉलिश्ड राइस होता है वो विटामिन B1 में डेफिशिएंट होता है और इसीलिए इसकी जो पर्सन पॉलिश्ड राइस का कंजम्पशन करते हैं उनमें वेरी वेरी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। बिब्लियोमेट्री एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल्स है जिसका यूज जैसे लाइब्रेरी में किया जाता है। डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन है बुक से रिलेटेड, कौन सी बुक कहाँ है, या लैब में। इंडिया में जो 15 से 59 साल का जो पॉपुलेशन है ये हाई है, जिसके कारण जो डिपेंडेंसी रेशियो है डिक्लाइन है। जो हमारे यहाँ नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन है, या आप बोलिए डिपेंडेंट पॉपुलेशन, जो 60 साल से अधिक हो और 15 साल से कम। अब हमारे पास जो बेस है ना, जो वर्किंग एज है, ये ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है। अब डिनोमिनेटर ज़्यादा है, न्यूमरेटर कम है, जाहिर सी बात है वैल्यू कम होगी। असिमिलेशन, जो विटामिन होते हैं इनका हमारी बॉडी एब्जॉर्प्शन एज इट इज करती है इन विटामिन फॉर्म। फैट्स का एब्जॉर्प्शन फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के रूप में किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज के रूप में। प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन एमिनो एसिड्स के रूप में किया जाता है बाय आवर बॉडी। कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने बुक लिखी द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59।
सैयद अहमद खान ने बुक लिखी कॉजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट। विनायक दामोदर सावरकर ने बुक लिखी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1909। ये 1909 में इस बुक को लिखा था। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो बी डी सावरकर और कार्ल मार्क्स की बुक है, मोर और लेस इसका टाइटल सेम मिल रहा है, लेकिन कार्ल मार्क्स की बुक में द फर्स्ट वर्ड जो है आ गया है। आरसी मजूमदार की बुक है द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, और एसन सेन की बुक है 1857। पैरेलल क्रॉपिंग मतलब होता है कि जब दो क्रॉप्स को एक साथ ग्रो कराया जाता है और इन दो क्रॉप को जो सेलेक्ट किया जाता है, ऐसा किया जाता है कि इन दोनों में जो कंपटीशन का लेवल हो वो मिनिमम हो। अब कंपटीशन का लेवल का मिनिमम इसका मतलब ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हो और वो क्या हो, डिफर हो दोनों में। तो जिसके कारण क्या होगा कि इनमें आपस में कंपटीशन नहीं होगा और दोनों अच्छी तरह से क्रॉप जो है प्रोडक्शन दे पाएंगे। जैसे गेहूं और सरसों को साथ ग्रो कराया जाता है बिकॉज ऑफ दियर मिनिमल कंपटीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसोर्सेस लाइक लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स। और इससे क्या होगा कि रिसोर्सेज की जो यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी है वो भी बनी रहेगी, और इसका फायदा ये होगा कि यूटिलाइजेशन का, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेटर तरीके से होगा, और क्रॉप फेलियर का रिड्यूस, जो क्रॉप फेलियर के चांसेस है रिड्यूस होने के, क्रॉप फेलियर होने के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। टिंडल इफेक्ट मतलब होता है कि जो लाइट का स्कैटरिंग होना बाय द कोलाइडल पार्टिकल। जैसे आप एक कोलाइडल सोल्यूशन ले लीजिए। अब कोलाइडल सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें जो पार्टिकल की साइज है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो। अब इसमें जब लाइट बीम को पास किया जाएगा तो ये जो पार्टिकल्स हैं लाइट को स्कैटर कर देंगे, जिसके कारण जो लाइट का पथ है वो विजिबल हो जाता है। इसी चीज को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। जैसे आप देखते हैं कि जब रूम में लाइट की रेज इंटर करती है तो हमको एक उसका पथ विजिबल हो जाता है और उसमें धूल धक्कड़ ये सब दिखने लगते हैं बिकॉज ऑफ द टिंडल इफेक्ट। और जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ये सेटल नहीं होते और ये जो है कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रहे होते हैं इन द सॉल्यूशन। एग्जाम्पल मिल्क, फॉग, स्मोक, दीज आर कोलाइडल solutions in which colloidal particles are present. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा और इसके रीजनल ऑफिसेज अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट मेडिटेरियन, वेस्टर्न पैसिफिक अमेरिका में देखने को मिलेंगे। इसके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट। अब इसको याद कर लीजिए, आप रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? WHO। ऐसे ट्रिक लगा के याद करने की कोशिश किया करिए। एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग बाय WHO, ग्लोबल स्टॉक इंडाइसेस, जैसे हमारे इंडिया में देखते हैं सेंसेक्स है, निफ्टी 50 है, जहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि हमारे यहाँ की जो कंपनियां हैं उनका जो है ग्रोथ किस प्रकार है, क्योंकि वहाँ पे इनके जो शेयर्स होते हैं सेंसेक्स और निफ्टी 50 में लिस्टेड होते हैं। तो उसी प्रकार डिफरेंट कंट्री के वहाँ के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मेजर करने के लिए सेंसेक्स निफ्टी होता है। तो जापान में निक्की 225 है, साउथ कोरिया में कोस्पी, हांगकांग में हैंगसेंग, और यूनाइटेड किंगडम में FTSE 100। FTSE मतलब फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज। USA में S&P 500, डो जोन्स, जर्मनी में डैक्स, चाइना में संघाई कंपोजिट, और इंडिया का आपको पता ही है रिट्स अंडर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आपने पढ़ा कि 226 में हाई कोर्ट और 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उस केस में वो रिट इशू करेंगे, और ये 5 टाइप के रिट इशू करते हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है अंडर आर्टिकल 32 ये केवल फंडामेंटल राइट पे ही जो है
रिट इशू करता है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के वायलेशन के अलावा अगर अदर कोई लीगल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तब भी रिट इशू कर सकता है। तो habeas corpus means to have the body of, mandamus be command, certiorari means quash order करना, prohibition means prohibit करना लोअर कोर्ट को from the giving the final judgment, और quo warranto means by what authority। प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है ये स्टार्टिंग में प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के रूप में इसका ओरिजिन हुआ 1947 में, लेकिन 1977 में जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई तो उस समय पे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का ऑफिस का नाम रीनेम कर दिया गया और पीएमओ इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोला जाने लगा। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये तो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ना तो किसी एक्ट के द्वारा इसे लाया गया है, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई और ये एग्जीक्यूटिव है जिसका मकसद है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एक्टिविटी को असिस्ट करना, उनके वर्क को असिस्ट करना। पिग्मी ट्राइब कोंगो बेसिन अफ्रीका में, अनगामी नागालैंड और आइनू ट्राइब जापान में पाई जाती है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इसको मॉरिस डी मॉरिस ने डेवलप किया और यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं टू कैलकुलेट दी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, लिटरेसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब देखिए फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है, इसी के आगे यल ऐड कर दीजिए और ये आपके जो 3 हो गए यल आई एल, ये इंडिकेटर हो गए, लिटरेसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको महबूब अल हक ने डेवलप किया। मॉनेटरी वर्सेस फिजिकल पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको आरबीआई लाती है, जहाँ पे वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है, जैसे रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, और वहाँ से जो है लोन रेट होता है वो डिसाइड होता है कि जो कमर्शियल बैंक है वो लोन सस्ता देंगे कि महंगा देंगे। तो इससे आरबीआई बेसिकली मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। और जो फिजिकल पॉलिसी है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाती है थ्रू दी बजट, जहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स का यूज करती है, जिससे गवर्नमेंट टैक्स के द्वारा जो मार्केट से लिक्विडिटी को कम करती है और बाय दी स्पेंडिंग मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाती है। जब रेपो रेट को आरबीआई डिक्रीज कर देगा तो उस केस में जो कमर्शियल बैंक होंगे उनको आरबीआई से सस्ते रेट पे लोन मिलेगा, और जब उनको सस्ते रेट पे लोन मिलेगा तो वो आगे भी जो कंज्यूमर्स होंगे, जो कस्टमर होंगे, उनको भी सस्ते रेट पे लोन प्रोवाइड करते हैं और ये गुड हो जाता है फॉर दी बारोवर। लेकिन नेगेटिव होता है डिपॉजिट, जैसे हम लोग पैसा जमा करेंगे तो हम क्या है, अब हमको उस पैसे पे अब सस्ता लोन जब देगा बैंक तो उसकी अर्निंग कम होगी, जब अर्निंग कम होगी तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को अब पाने हमारे डिपॉजिट्स पे प्रॉफिट कम देगी। वाइब कोडिंग, आज जानते हैं आज के समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है जिसके द्वारा किसी भी वर्क को कम से कम टाइम में किया जा सकता है। तो वाइब कोडिंग ये बेसिकली एआई बेस्ड कोडिंग है, जहाँ पे एआई का यूज किया जाता है। हम लोग जो है प्रॉम्प्ट जो है दे देते हैं कि हमको किस टाइप का जो है कोडिंग चाहिए और उसी बेसिस पे एआई पूरा कोड को जनरेट कर देता है। तो इसीलिए इसको एआई असिस्टेड कोडिंग या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेस्ड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। नीति आयोग, नीति आयोग पहले जो था प्लानिंग कमीशन था, लेकिन इसको 2014 में जो है इसको एबॉलिश करके नीति आयोग क्रिएट किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर हैं और इसमें वाइस पर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फुल टाइम मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाते हैं। स्पेशल इन्विटीज होते हैं डिफरेंट एक्सपर्ट्स फील्ड से। गवर्निंग काउंसिल जिसमें चीफ मिनिस्टर एलजी इंक्लूड होते हैं। इन्फ्लेशन, हाँ एक चीज़ और, जो नीति आयोग है ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये बॉटम टू टॉप अप्रोच एडॉप्ट करती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलिसी, जबकि प्लानिंग कमीशन में टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो किया जाता था और वो भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। हेडलाइन इन्फ्लेशन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब हो गया कि सभी चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करते हैं, फूड फ्यूल अदर आइटम को,
इन कैलकुलेटिंग द इन्फ्लेशन। और कोर इन्फ्लेशन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी की कोर चीज़ें हैं, हम केवल उनमें देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन उन पे कितना है। तो यहाँ पे फूड और फ्यूल की जो प्राइसेस होती हैं उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि ये वॉलेटाइल प्राइसेस होती हैं। कभी अगर वर्ल्ड में टेंशन है तो उस केस में जो है क्रूड प्राइसेस का प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर मार्केट में कहीं प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो सप्लाई और डेफिसिट के कारण भी फूड प्राइसेस का प्राइस वेरी करता है बहुत तेज़ी से। तो इन चीज़ों को जब प्राइस इंक्लूड नहीं किया जाता इन इन्फ्लेशन कैलकुलेशन, तो उससे बोला जाता है कोर इन्फ्लेशन। बुल वर्सेस बियर मार्केट, ये आपको शेयर मार्केट में देखने को मिलेगा। बुल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है स्टॉक्स की, शेयर्स की, जिसके कारण वहाँ पे कोई भी पर्सन किसी भी टाइम अगर वो अपना शेयर जो उसके पास से बेचना चाहे तो आसानी से बिक जाएगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि जो बुल मार्केट होता है वहाँ पे हायर लिक्विडिटी होती है। और ये ऐसी इकोनॉमी में देखने को मिलेगा जहाँ पे इकोनॉमी स्ट्रांग हो, जीडीपी अच्छी ग्रोथ रेट ज़्यादा हो, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट्स ज़्यादा हो। अब एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होगा, लोगों का पास पैसा होगा तभी तो शेयर खरीद पाएंगे। जबकि बियर मार्केट में उल्टा होता है, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होता है, मतलब शेयर बेचने वाले ज़्यादा हैं लेकिन खरीदने वाले कम हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लोअर लिक्विडिटी होगा। ये पॉसिबिलिटी है कोई पर्सन अपना शेयर बेचना चाहे और वो बिके ना, क्योंकि वहाँ पे डिमांड ही कम है, सप्लाई ज़्यादा है। और ये जहाँ पे वीक इकोनॉमी हो, लो जीडीपी ग्रोथ, लोअर एम्प्लॉयमेंट रेट्स, ऐसे केसेस में बियर मार्केट की कंडीशंस देखने को मिलती है। वर्ल्ड का वर्स्ट फेस अगर हम देखें स्टॉक मार्केट का, तो 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, 1987 में ब्लैक मंडे क्रैश, 1999 से 2000 डॉट डॉट कॉम बबल, और 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस, और 2020 में कोविड-19 के कारण शेयर मार्केट क्रैश हुआ था। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का यूज किया जाता है मेजर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसमें माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनिंग जैसे जो कोर सेक्टर्स हैं इंडिया का, उसको इंक्लूड किया जाता है। इसको एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, जो वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, रिलीज करता है इस रिपोर्ट को। और इसका बेस ईयर 2011 से 2012 है। लेकिन इस रिपोर्ट का एक लिमिटेशन है कि इसमें सर्विस सेक्टर को एक्सक्लूड किया गया है। और यहाँ पे वेटेज का इशू है कि जैसे रिफाइनरी को सबसे अधिक वेटेज दिया गया है, फिर इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनको वेटेज जो है डिफरेंट प्रोपोर्शन में दिया गया है। फेनुग्रीक, जिसको मेथी बोलते हैं, इसका शेप कुबाइडल होता है, और ये कोई भी पर्सन इसका कंजम्पशन करता है तो ये हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने में। इंडिया में राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसर है फेनुग्रीक का। नेशनल बिल्डिंग कोड, इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS इशू करता है, जहाँ पे ये पूरी गाइडलाइंस देता है कि कोई भी बिल्डिंग अगर बन रही है तो वहाँ पे क्या नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए, जिससे फायर सेफ्टी, स्ट्रक्चरल सेफ्टी, बिल्डिंग गाइडलाइन, इन सारी चीज़ों को जो है फॉलो किया जा सके और इनसे सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके। सूफी मूवमेंट, इसका ओरिजिन पर्सिया, आज का ईरान, वहाँ से हुआ ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी। और सूफी मूवमेंट का जो एम्फेसिस था, इन्होंने फोकस किया ऑन द लव, डिवोशन, इक्वलिटी, और ये इंडिविजुअल की इनर प्योरिटी पे इन्होंने बात की कि सर्विस टू ह्यूमनिटी इज अ सर्विस टू गॉड, इनका कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं विद द सूफी मूवमेंट। खानका, खानका मतलब होता है कि जब सूफी धर्म को फॉलो करने वाले जो कम्युनिटी हैं उनको जब किसी एक बिल्डिंग में ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसको खानका बोला जाता था। सिलसिला मतलब स्पिरिचुअल लाइनेज, गुरु जी का जो है लाइनेज है, उनके गुरु जी इस टाइप का। शेख, पीर मतलब टीचर। मुरीद मतलब डिसिपल, जो शिष्य। दरगाह, टॉम्ब ऑफ सूफी संत। जियारत, जो जियारत मतलब होता था कि जो सूफी संत हैं उनके जो दरगाह है, पिलग्रिमेज साइट है, वहाँ पे जो है जाना, या प्रैक्टिस टू पिलग्रिमेज, उसी को जियारत बोला जाता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है ये अजमेर राजस्थान में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में।
बहाउद्दीन जो जकारिया थे ये सोहरवार्दी ऑर्डर से बिलोंग करते थे। अहमद सिरहंदी ये जो सूफी संत थे इनको जहांगीर ने इम्प्रिजनमेंट किया था। रिंग फेंस की पॉलिसी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाई गई थी। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नॉन पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन लॉर्ड जॉन सोरे। सोरे मतलब सो रहा है, किसी से मतलब नहीं। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेल्सले। रैयतवारी थॉमस मुंडो। महालवारी सिस्टम वोल्ट मैकेंजी। अब अगर हम ये वाला रीजन देखें, ये मैप अच्छे से नहीं ड्रा हो पाया। देखिए महालवारी यहाँ पे था पंजाब वाले प्रोविंस में। अब मद्रास वाले में आपका था रैयतवारी, और इधर था आपका जो बाकी रीजन बच गया वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट। ब्लैक सी, ब्लैक सी ये देख सकते हैं, ये ब्लैक सी है। यहाँ पे सी ऑफ अजोब है। सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी के बीच कर्च स्टेट देखने को मिलेगा। स्टेट हमने पढ़ रखा है कि एक नैरो जो है चैनल है वाटर का, जो दो बड़े लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करता है बास्पोरस स्टेट, और सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से कनेक्ट करता है दरदानेल्स स्टेट। ब्लैक सी को जो कंट्री सराउंड कर रही हैं इसको आप बोलिए TBURGER, टी बर्गर। टी से आपका हो गया टर्की, बी से बुल्गारिया, देखिए ये हो गया टर्की बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रसिया, जी से जॉर्जिया, और आर से रोमानिया। ये कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं विद द ब्लैक सी। इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है, जहाँ जो लॉजिस्टिक सेक्टर मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, तो सबसे अधिक रोड, उसके बाद रेल, थर्ड पे शिपिंग, एयरवेज, ये ऑर्डर है। और इंडिया में हाईएस्ट रोड डेंसिटी ये केरल में देखने को मिलेगी, और हाईएस्ट रेलवे नेटवर्क उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा जो अंडर दी नॉर्दर्न रेलवे कवर होता है। नेट जीरो एमिशन का मतलब होता है कि एक बैलेंस हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम ग्रीन हाउस गैस एमिट करें और उतना ही अमाउंट का ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर से हम जो है रिमूव कर दें थ्रू दी सस्टेनेबल मेजर सच एज रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें, एफॉरेस्टेशन, एनर्जी एफिशिएंस, वेस्ट रिडक्शन टेक्निक का यूज करके हम सेम लेवल मेंटेन किए रहें, ताकि जितना हम रिलीज करें उतना एब्जॉर्ब कर लें, तो क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा। इसी को बोला जाता है नेट जीरो एमिशन, यानी हमने जितना एमिट किया और जितना हमने एब्जॉर्ब किया ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो इसका डिफरेंस कितना है, जीरो। तो यही चीज़ है नेट जीरो एमिशन। और एब्जॉर्प्शन में रूफ टॉप सोलर पैनल्स, एलपीजी कुकिंग फ्यूल, डोर टू डोर वेस्ट सेग्रीगेशन, प्लांटिंग ट्रीज जैसे मेथड यूज कर सकते हैं ताकि हम नेट जीरो एमिशन को अचीव कर सकें। फूड एडल्ट्रेशन मतलब होता है कि जो हमारे फूड सब्सटेंसेस होते हैं जब उसमें हार्मफुल या इन्फीरियर क्वालिटी के जो सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं ताकि क्वालिटी बढ़ जाए। क्वालिटी तो बढ़ाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो बेचने वाला था उसका तो प्रॉफिट मोटिव होता है। तो या तो क्वांटिटी बढ़ जाए या उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, जिससे उनका जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो इनहेंस हो जाए। जैसे मिल्क का अगर हम केस लें, मिल्क जो एडल्ट्रेटेड मिल्क होता है उसके कंजम्पशन से एनोरिया की स्थिति देखने को मिलती है, जिसमें यूरिन के फॉर्मेशन में कमी आ जाती है। मिल्क में कॉमन जो एडल्ट्रेंट्स यूज किए जाते हैं इसमें यूरिया, डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक मिल्क केमिकल्स, स्टार्च, फॉर्मलिन जैसे केमिकल यूज किए जाते हैं। टेट्रोडोटॉक्सिन ये एक न्यूरोटॉक्सिन है जो कि नेचुरली रूप से कुछ मेरीन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे पपर फिश हो गया, जो फिश रोए मतलब एग होता है मछली का, और स्नैपर फिश जिसको चेम्पल्ली फिश भी बोला जाता है, इनके इनमें पाया जाता है ये। इन इनके अंदर जो है बैक्टीरिया रहता है, और जैसे पपर फिश की अगर हम बात करें तो वो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द टेट्रोडोटॉक्सिन, और ये नर्वस न्यूरोटॉक्सिन है तो जाहिर सी बात है नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा,
और जिसके कारण जो पर्सन इससे अफेक्टेड होगा उसको पैरालिसिस और कुछ ही घंटों में उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये 1200 टाइम्स मोर पॉइजनस है देन साइनाइड। और ये हीट स्टेबल है, यानी अगर इसको आप बॉयल करेंगे तब भी ये पॉइजन जो है ब्रेक डाउन नहीं होता है। जो पंचतंत्र की बुक है इसको विष्णु शर्मा जी ने लिखी है। इस बुक का अरेबिक ट्रांसलेशन जो है कलीला व दिमना नाम से जाना जाता है, जिसको अब्दुल्ला इब्नुल मुकफ्फा ने ट्रांसलेट किया है इन द अरेबिक लैंग्वेज। इब्न बतूता ये पर्सन मोरक्को से विजिट किया था। इसने जो इंडिया का पोस्टल सिस्टम था उस समय, उसको जो है उलूग एंड दवा सिस्टम बोला। जो भी इंफॉर्मेशन घोड़े के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट की जाती थी उसको उलूग, और फुट पोस्ट को दवा, जो पैदल जो डाकिया जैसे आज के अभी कुछ दिन समय पहले देखने को मिलते थे तो उनको दवा बोला जाता था। फवाइद उल फुआद, इसका कंपाइलेशन अमीर हसन सिजी ने किया है। यहाँ पे बेसिकली जो निजामुद्दीन औलिया थे इनके जो है कन्वर्सेशन, जो इनके विचार थे उसको देख का कंपाइलेशन है। ग्रीन अमोनिया, देखिए ग्रीन अमोनिया मतलब हो गया कि इसका फॉर्मेशन ग्रीन हाइड्रोजन से किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन हमने पढ़ रखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसको बोला जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। और जब इस ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करके जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको कंबाइन करके जो अमोनिया फॉर्म होगा उसको बोला जाएगा ग्रीन अमोनिया। तल्ले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च एंड एग्रो फॉरेस्ट्री नैरोबी केन्या में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल मध्य प्रदेश। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी उत्तर प्रदेश। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस 1975, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ये इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कब आया? केशव नंदा जो भारतीय केस था 1973 का, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट का ओरिजिन हुआ। नंदहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उत्तराखंड में प्रेजेंट है। नागमणि जो पत्रिका है ये एक पंजाबी मैगजीन थी, जो अमृता प्रीतम थी ये इस मैगजीन से एसोसिएटेड थी। अहिंसा नॉन वायलेंस मीन्स, सत्याग्रह मीन्स एक्टिव बट नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, ये गांधी जी के दो टूल्स थे। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है, और जो विशाखापट्टनम पोर्ट है ये डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है ईस्ट कोस्ट का इंडिया का, और इसको जो डॉल्फिन नोज हिल है वो प्रोटेक्ट करता है इस पोर्ट को। द आर्ट ऑफ वार, इस बुक को निकोलो माशियावाली ने लिखा था और ये 1521 में ये बुक पब्लिश हुई। इस बुक में मिलिट्री पॉलिटिकल स्ट्रेटजिक व्यूज कैसे होने चाहिए उस पे सोक्रेट्स के जो है आइडियाज पब्लिश्ड है। चेनाब रिवर पे बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल, पकलडोल दम डैम देखने को मिलेंगे। झेलम पे उरी डैम स्थित है। शिमला को समर कैपिटल डिक्लेयर किया गया था बाय जॉन लॉरेंस के द्वारा। जॉन लॉरेंस वही पर्सन है जिसने, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि जॉन लॉरेंस ने कौन सी पॉलिसी लाई थी? जॉन लॉरेंस सब्सिडरी अलायंस, नहीं जॉन लॉरेंस आपका, हमने जॉन लॉरेंस के बारे में नहीं पढ़ा था। अगर आपको जॉन लॉरेंस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। टाइटेनियम के दो इंपॉर्टेंट सोर हैं, इल्मेनाइट एंड रूटाई। ह्यूमन पपिलोमा वायरस ये ग्रुप ऑफ वायरस है जो कि ह्यूमंस के स्किन और जो म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब जो थिन लेयर होती है किसी ऑर्गन के इनसाइड, जो उसको हेल्प करती है कि वो जो है ड्राई ना हो पाए, क्योंकि वहाँ से लिक्विड का एक्सक्रेशन होता है और वो लिक्विड बना रहता है, ड्राई नहीं होता। तो उन इसको अफेक्ट करता है ह्यूमन पपिलोमा वायरस। टाइप 6 और टाइप 8 जो ह्यूमन पपिलोमा वायरस है इसके कारण सर्वाइकल कैंसर की समस्या देखने को मिलती है फीमेल्स में, और उसके लिए
गार्डासिल्स वैक्सीन जो है यूज की जाती है। टाइप 6 एंड 11 ये जेनाइटल वार्ड्स इसके कारण होते हैं। तो यहाँ से आपको बस इतना समझना है कि गार्डासिल वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के केस में यूज होता है और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है। बॉन्ड होल्डर वर्सेस स्टॉक होल्डर्स। बॉन्ड होल्डर्स वो ऐसे लोग होते हैं जो किसी कंपनी को या गवर्नमेंट को जो है उधार में मनी देते हैं। किसी भी कंपनी को या गवर्नमेंट को जब भी पैसे उधार लेने होते हैं मार्केट से, तो उसके लिए ये बॉन्ड इशू करते हैं। अब बदले में ये जो है फिक्स इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं जो भी इनको क्रेडिट देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उधारी पे जब पैसा दिया किसी पर्सन ने इन कंपनी को, तो ये कंपनी हर साल जो भी इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है वो इनको उतना परसेंट देंगे और बाद में जो है इन मैच्योरिटी पीरियड पे पूरा इनका अमाउंट जो है प्रिंसिपल रिटर्न कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बॉन्ड होल्डर का कोई भी रिस्क नहीं होता है, कंपनी जो है प्रॉफिट करे या लॉस करे इनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो स्टॉक होल्डर्स होता है वहाँ पे जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो बेसिकली आप स्टॉक होल्डर्स हो जाते हैं उस कंपनी के, और उस कंपनी का जो ओनरशिप होता है, आप कितना परसेंट जो है शेयर खरीदे हैं उस प्रोपोर्शन में आपके पास ओनरशिप आ जाती है। अब आप कंपनी के ओनर हैं, तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको उसमें डिविडेंड्स और कैपिटल के गेन के रूप में पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर कंपनी लॉस में गई तो आप मालिक हैं, तो मालिक क्या करेगा, सबसे लास्ट में जो बचेगा वो उसका होगा, क्योंकि जितने भी बॉन्ड होल्डर्स हैं सबसे पहले उनका पेमेंट किया जाएगा, सारी लाइबिलिटी को ख़त्म की जाएगी, फिर जो पैसा रिमेनिंग बचेगा उसको ओनर के बीच में बांटा जाता है। तो स्टॉक होल्डर्स हायर रिस्क पे होता है। राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी बोला जाता है। इन्होंने आत्मीय सभा 1815 कलकत्ता में और ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित किया, और वेदांता कॉलेज और हिंदू कॉलेज जो बना था उसमें उसको एस्टेब्लिश किया विद द हेल्प ऑफ डेविड हेरे एंड अलेक्जेंडर डब। इनको राजा की उपाधि जो है अकबर सेकंड के द्वारा मिली। ये संवाद कौमुदी जो कि बंगाली न्यूज़पेपर था उसके एडिटर थे। इन्होंने वेदांतिक मोनिज्म एंड क्रिश्चियन यूनिटेरियनिज्म की पढ़ाई की और उपनिषद को बंगाली लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया। ये एक इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने ओप सती प्रथा का विरोध किया, जिसके चलते 1929 में सती को जो है बैन कर दिया गया। जूरी एक्ट को जो है 1929 नहीं था, ये 1829 था जहाँ तक मुझे याद है। अपोज जूरी एक्ट, सपोर्टेड वुमेन राइट्स एंड मॉडर्न एजुकेशन। इनका रिलीजियस अगर आइडियाज की बात करें तो इन्होंने मोनोथिज्म को प्रमोट किया। इनका बिलीव था कि एक गॉड में बिलीव होना चाहिए, आइडल वर्शिप की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी चीज़ का जो अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं तो उसके लिए रैशनल एंड साइंटिफिक थिंकिंग का होना जरूरी है। इनकी बुक है गिफ्ट टू मोनोथिज्म जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये दो इंपॉर्टेंट इनके बुक्स हैं। टीडी वैक्सीन, जो टीडी वैक्सीन है, टीडी में टी से हो गया टिटनस और डी से हो गया डिप्थीरिया। इन दोनों डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए टीडी वैक्सीन का यूज किया जाता है। इसको बनाया जाता है फ्रॉम द प्योरीफाइड जो डिप्थीरिया टॉक्सॉइड होता है और टेटनेट टॉक्साइड से। अब टॉक्सॉइड मतलब हो गया कि जो बैक्टीरिया हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डिप्थीरिया एंड टेटनेस, उसके इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया को जो है लिया जाता है और उसके द्वारा इस वैक्सीन को क्रिएट किया जाता है। जब इसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो जो ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है अगेंस्ट द थायराइड, टेटनेस एंड डिप्थीरिया। इस वैक्सीन को डेवलप किया है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली हिमाचल प्रदेश में जो प्रेजेंट है। ये वर्क करता है अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। टेटनेस एक बैक्टीरियल डिसीज है, इसके कारण जो जो हमारे जबड़े होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, और इसके लिए बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, और ये एक न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिससे नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। ये बैक्टीरिया सॉइल, डस्ट, एनिमल्स जो मेनियर होता है उसमें देखने को मिलता है। डिप्थीरिया इज ए कॉज्ड बाई कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया है, बैक्टीरिया के कारण होता है, और इसमें पर्सन को ब्रीथिंग डिफिकल्टी,
थ्रोट में, गले में मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। और इसका स्प्रेड होता है थ्रू दी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स लाइक कफिंग, स्निफिंग। व्हीट ये एक टेम्परेट क्रॉप है जिसको कूल क्लाइमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ और वार्म क्लाइमेट्स ड्यूरिंग द राइपनिंग 21 से 26 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एक्सेस रेनफॉल हो जाए तो उस केस में क्रॉप डैमेज हो जाती है, और ख़ास तौर से जब ये राइपनिंग सीजन में हो तो, और ग्रेन की क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। बेस्ट सॉइल क्ले लोमी, लोमी एलुवियल सॉइल जो इंडोगोंगेटिक प्लेन्स की है वो सूटेबल है फॉर दी व्हीट प्रोडक्शन। वर्ल्ड में चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है व्हीट का, सेकंड पे इंडिया, देन रसिया, यूएसए। इंडिया में सबसे अधिक गेहूं का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद पंजाब में। और अगर हम बेल्ट की बात करें तो इंडिया में दो रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे, एक पंजाब हरियाणा वाला बेल्ट जहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन किया गया था, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो कि हाई प्रोडक्टिविटी जोन है फॉर द व्हीट। इसकी अच्छी फसल के लिए व्हीट की लगभग 100 दिन का जो है फ्रोस्ट फ्री रिक्वायरमेंट होता है। सलीमार वैरायटी एक गेहूं की वैरायटी है जो येलो रस्ट रेजिस्टेंस है। येलो रस्ट रेजिस्टेंस ये आप गेहूं के पौधों में देखेंगे कि कभी कभी फंगल डिसीज के कारण जो गेहूं के पौधे होते हैं उसमें स्टंटिंग आ जाती है, जिसके कारण उनकी इल्ड जो है रिड्यूस हो जाती है। तो उससे डील करने के लिए सलीमार वैरायटी है जो कि जिनमें ये येलो रस्ट रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता क्योंकि ये उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। ऑपरेशन आबलेज 1965 में लॉन्च किया गया था बाय द इंडियन आर्मी, ताकि मोबिलाइज किया जा सके आर्मी को जब पाकिस्तान ने इनकर्सन किया था 1965 में। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में स्टार्ट किया गया, और इसमें जो इंडियन नेवी थी इन्होंने अटैक किया था कराची के पोर्ट पे। ऑपरेशन बंदर 2019 इंडियन एयरफोर्स एयर स्ट्राइक इन बालाकोट पाकिस्तान। कुछ इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, और उस टर्म को कौन से साइंटिस्ट ने दिए थे ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो हॉट स्पॉट टर्म है इसको नॉर्मन मेयर, मेगा डाइवर्स, मिट्टरमियर, ग्रीन हाउस, जोसेफ फोरियर, ग्लोबल वार्मिंग, ब्रोकर, वेलेस स्मिथ ब्रोकर। 10% जो लॉ था जिसको इकोलॉजिकल एफिशिएंसी लॉ भी बोलते हैं, इसको लिंडमैन ने दिया। बायोडाइवर्सिटी वाल्टर जी रोजन ने इस टर्म को कॉइन किया था, लेकिन इस टर्म को पॉपुलराइज किया ई.ओ. विल्सन ने। डीप इकोलॉजी अर्ने नाइस। नीचे जो टर्म है जोसेफ ग्रिनाल। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन जो हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा था उसको बेनेट ने दिया है टर्म को। इकोलॉजी टर्म अर्नेस्ट हैकेल, एंड इकोसिस्टम टर्म आर्थर ट्रांसले। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल 129 में बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये इट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी यहाँ पे जो भी डिसीजंस होंगे उसकी उसकी वैलिडिटी जो है पूरे इंडिया में रहेगी, और वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा, उसका एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है इन द फ्यूचर। और अगर इसका वायलेशन होता है तो ये, और आर्टिकल 129 में ही बोला गया है इट कैन आल्सो पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 ये अलाउ करता है रिस्ट्रिक्शन कुछ ऑन द फ्री स्पीच इंक्लूडिंग कंटेम्प्ट। आर्टिकल 215 में बोला गया है कि हाई कोर्ट इज आल्सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विथ सेम पावर, मीन्स कंटेम्प्ट पावर इसके पास भी है। और जो पावर ऑफ कंटेम्प्ट है ये इनहेरेंट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 129 और 215 आप पढ़ के देख सकते हैं, और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में भी मेंशन है। एच.एन. सान्याल कमेटी 1961 में बनी थी, और इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि कंटेम्प्ट से कैसे डील किया जाए, तो जिसके चलते पार्लियामेंट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया 1971 में। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो पार्लियामेंट है वो चाहे तो जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो कंटेम्प्ट पावर है उस पर लेजिस्लेट कर सकती है। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये कंटेम्प्ट टर्म क्या होगा ना इसको डिफाइन नहीं किया है। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दो टाइप्स के कंटेम्प्ट रिकॉग्नाइज किए गए हैं। एक है सिविल कंटेम्प्ट मीन्स डिसओबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर, और दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट जहाँ पे आप जानबूझकर
जुडिशरी का इंसल्ट करना, उस पर फॉल्स एलिगेशन लगाना। और अगर किसी के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करनी है तो एक तो है कोर्ट जो है सुओ मोटो डिसीजन ले ले और केस को जो है प्रोसीड करे, और दूसरा है कि अगर कोई इंडिविजुअल चाहता है कि कोर्ट उस पर किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग करे, तो उसके लिए उसको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी अटॉर्नी जनरल अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो, और एडवोकेट जनरल की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर वो हाई कोर्ट में जा रहा है तो। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बताया है कि कंटेम्प्ट का जो पावर है कोर्ट को कैसे यूज करना चाहिए। अनिल रतन सरकार वर्सेस हीरक घोष, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंटेम्प्ट का पावर जो है उसको बहुत स्पैरेंगली यूज करना चाहिए, मतलब बहुत जरूरत हो तभी, नहीं तो नहीं। और सनमुगम लक्ष्मी नारायण वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कंटेम्प्ट पर्पज इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नॉट प्रोटेक्शन ऑफ जजेस। ऐसा नहीं है कि कोई जजेस है वो अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए कंटेम्प्ट का यूज करें, ये चीज़ इस केस में प्रोहिबिट की गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये 1986 में बना था ये बॉडी, और ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी जो भी क्राइम से रिलेटेड डेटा है, जो क्राइम मेंशन है अंडर दी आईपीसी, स्पेशल है, कुछ लोकल लॉज हैं, उन सारे से संबंधित डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और फिर उसकी रिपोर्ट को पब्लिश करना। इस बॉडी को बनाया गया था बाय मर्जिंग डायरेक्टोरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पुलिस कंप्यूटर्स, इंटर स्टेट क्रिमिनल डेटा ब्रांच ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो। इसके द्वारा 3 रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती है। एक है क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया, और तीसरा है प्रिजन स्टैटिक्स इन इंडिया। डिफ्यूजन वर्सेस डिस्पर्जन। डिफ्यूजन मतलब होता है कि जब लाइट का स्कैटरिंग होता है, और स्कैटरिंग मतलब क्या होगा, जैसे ये लाइट है, ये कोई पार्टिकल है, इसके रे में आया तो जरूरी तो है नहीं कि ये इसी रे में, रैंडम इसका स्कैटरिंग होता है किसी भी डायरेक्शन में। तो यही है रैंडम स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन मेनी डायरेक्शन बाय अ रफ सरफेस और अनइवन मटेरियल, उसी को बोला जाएगा डिफ्यूजन। और जो स्कैटरिंग होगा बाय द पार्टिकल्स ऑफ लाइट का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ4। जिस की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी। जैसे यहाँ पे देखिए रेड जो लाइट वेव है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, सबसे ज़्यादा है इन सातों में, तो इसकी जो स्कैटरिंग है सबसे लिस्ट है। और डिस्पर्सन मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कलर्स। जैसे व्हाइट लाइट हम जानते हैं 7 कलर से मिलकर बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेव ग्योर, और ये ऑर्डर है लैम्डा इंक्रीज हो रहा है जैसे हम मूव करेंगे। तो जब एक प्रिज्म से लाइट को पास किया जाता है तो वो अपने कंपोनेंट्स कलर में स्प्लिट हो जाती है, इसी फिनोमिना को डिस्पर्सन बोला जाता है। अब कोई लाइट कितना, कोई जो ये 7 कलर्स हैं भी कितना बेंड होंगे, ये डिपेंड करता है कि उनकी स्कैटरिंग कितनी होगी, और स्कैटरिंग किस पे डिपेंड होगा, लैम्डा पे। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, आर्सेनिक 74 का यूज जो ट्यूमर्स होता है उसको आइडेंटिफाई के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 और गोल्ड 198, इन दोनों का यूज जो कैंसर रेडियोथेरेपी के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 का यूज थायराइड डायग्नोसिस, सोडियम 24 का यूज ब्लड में अगर कहीं क्लॉटिंग हो गई है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए सोडियम 24 का यूज किया जाता है। फास्फोरस 32, ब्लड में यहाँ से तो सोडियम 24 से हमने डिटेक्ट कर लिया कि कोई जो है क्लॉटिंग है, लेकिन अगर कोई ब्लड डिसऑर्डर्स है उसको ट्रीट कैसे करें, जैसे वाइट ब्लीडिंग, खासतौर से ल्यूकेमिया के केसेस को, तो उसके लिए फास्फोरस 32 का यूज किया जाता है। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल हैं जिनका यूज किया जाता है फॉर दी जो पेस्ट होते हैं। पेस्ट में आपके इंसेक्ट, वीड्स, फंगस, रोडेंट्स, बैक्टीरिया इंक्लूड्स होते हैं जो हमारे क्रॉप के लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये जो हमारी क्रॉप है उसको डैमेज कर देंगे। वहाँ पे जो है कंपनी, जैसे ये वीड्स है तो ये क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन करेंगे, जिससे कि जो हमारा मेन क्रॉप है उसको न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है
कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये हमारे जो पॉलिनेटर्स होते हैं, बीज जैसे बीज, सॉइल ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, उस इनको भी अफेक्ट करते हैं। और ये जो अब हमारा इंटेंशन तो था नहीं, तो जो अनइंटेंडेड ये हार्म हो रहा है इसी को बोला जाता है नॉन टारगेट टॉक्सिसिटी, क्योंकि हमारा टारगेट तो पेस्ट था, और लेकिन ये जो है पॉलिनेटर्स, बीज, सॉइल ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स, ह्यूमंस भी अफेक्ट हो गए, इसी को बोला जाता है नॉन टारगेट टॉक्सिसिटी। अब कोई भी पेस्टिसाइड यूज किया जा रहा है तो उसका कितना टॉक्सिसिटी है, तो टोटल जो अप्लाइड टॉक्सिसिटी होता है इक्वल टू अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इनटू टॉक्सिसिटी ऑफ दैट पेस्टिसाइड। तो इसका मतलब है कि अगर कोई केमिकल ज़्यादा टॉक्सिक है तो उसका जो एनवायरमेंटल उसके कारण होगा वो भी ज़्यादा होगा। वर्ल्ड में सबसे अधिक जो पेस्टिसाइड के द्वारा टॉक्सिसिटी कंट्रीब्यूट की जा रही है, इसमें इंडिया फर्स्ट पे है, देन चाइना, यूएसए, ब्राज़ील। ये 4 कंट्री मिलकर वर्ल्ड का 70% जो ग्लोबल पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी है उसको कंट्रीब्यूट करती हैं। अब इंडिया में हाई कंट्रीब्यूशन है बिकॉज ऑफ दी हायर एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी, आउटडेटेड लॉस, और कुछ पेस्टिसाइड्स ऐसे हैं जो कि बैन हो चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उनका आज भी जो है यूज हो रहा है। मेजर वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975, राइनो प्रोजेक्ट 2005, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009, प्रोजेक्ट लायन 2020, प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020, प्रोजेक्ट चीता 2022। क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो, ये एक स्टैंडर्ड इंडिकेटर है, ये एक इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है कि किसी इकोनॉमी में वहाँ की जो है फाइनेंशियल कंडीशंस किसी इकोनॉमी की क्या है। अब क्रेडिट टू जीडीपी, क्रेडिट मतलब हो गया कि किसी कंट्री की जो फाइनेंशियल सेक्टर है उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनको कितना जो है लोन प्रोवाइड कर रखा है। अब देखिए क्या होता है कि ज़्यादा अगर लोन दे रखा है तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर किसी केस में डिफॉल्ट कर दिया किसी कारणवश भी, तो वहाँ की उस कंट्री की इकोनॉमी जो है कोलैप्स कर जाएगी। तो इसीलिए जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री की फाइनेंशियल बैलेंसेस को जानने के लिए कि उस कंट्री की कंडीशंस कैसी हैं। अगर हाई क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है यानी मीन्स मोर लेंडिंग, ज़्यादा लेंडिंग दे रखा है। अगर डिफॉल्ट हो गया तो ऐसे केसेस में जो बैंक होगा वो क्या होगा, वो वहाँ की कंडीशंस ख़राब हो जाएगी और जिसके कारण उस कंट्री की इकोनॉमी की जो है वो डैमेज हो जाएगी। स्वतंत्रता पार्टी 1959 में ये पार्टी फॉर्म हुई थी बाय दी जो ओल्ड कांग्रेसमैन थे जैसे सिराज गोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा, मीनू मसानी, ये कुछ लीडर्स थे जिनके द्वारा स्वतंत्रता पार्टी को फॉर्म किया गया। इनका बिलीव था कि गवर्नमेंट को जो है इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए और इकोनॉमी को छोड़ देना चाहिए मार्केट बेस पे, कि प्रॉस्पेरिटी कम कुड कम थ्रू इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी गवर्नमेंट को कोई भी इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए इन द मार्केट, यानी ये पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट को प्रमोट कर रहे थे। इनका कहना था कि स्टेट इंटरवेंशन ना करें, कोई भी सेंट्रलाइज प्लानिंग ना हो जैसे कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा होता था, नेशनलाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, ये चीज़ें ना की जाए, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी ना हो। इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के एक्सपेंशन की बात की, लैंड सीलिंग जो लगा रखी थी लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत उसका भी अपोज किया, कोऑपरेटिव फार्मिंग को बात की कि उसका बढ़ावा किया जाए, स्टेट ट्रेडिंग को वो किया, नहीं कोऑपरेटिव फार्मिंग, स्टेट ट्रेडिंग, इन सारी चीज़ों का इन्होंने अपोज किया था। और इन्होंने बोला कि रसिया से हमें फ्रेंडली रिलेशन नहीं बनाना चाहिए बल्कि हमको अमेरिका से फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहिए। लेफ्ट वर्सेस राइट, लेफ्ट बेसिकली दे फेवर पुअर एंड डाउन ट्रोडन, सपोर्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर वेलफेयर, जबकि राइट का बिलीफ है कि अगर हम फ्री मार्केट छोड़ देंगे, फ्री कंपटीशन रहेगा, मार्केट इकोनॉमी रहेगी तो वहाँ पे प्रोग्रेस होगा और अननेसेसरी गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए मार्केट पे ताकि वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। डबल लैंड लॉक्ड कंट्री, कुछ कंट्री ऐसी होती हैं कि जो वो सराउंडेड होती हैं बाय द लैंड लॉक्ड कंट्री। अब एक तो वो खुद ही लैंड लॉक्ड कंट्री हैं और उनके जो सराउंडिंग कंट्री हैं जो उनसे बॉर्डर शेयर कर रही हैं वो भी लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। तो वर्ल्ड में ऐसे जो है केवल 2 कंट्री हैं, एक है लिक्टेस्टाइन और दूसरा है उज्बेकिस्तान। लिक्टेस्टाइन ये यूरोप में देखने को मिलेगा
और उज्बेकिस्तान, ये आप मैप में देख सकते हैं। कल्चरल पॉवर्टी, इसका कॉन्सेप्ट ऑस्कर लेविस ने दिया। ऑस्कर लेविस का कहना था कि कुछ लोग पुअर होते हैं बिकॉज ऑफ दियर माइंड सेट, बिलीफ, सोशल बिहेवियर। कुछ लोग, हो सकता है कि कुछ लोग बिलीव करते हो कि एजुकेशन से कुछ नहीं होगा, तो वो जब पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो उनके अंदर क्या है कि नॉलेज नहीं आएगा, वो स्टार्टअप नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, तो वो उनकी आने वाली जनरेशन भी बिलो पॉवर्टी लाइन ही रहेगी। देखिए, ए कंडीशन वेयर पॉवर्टी परसिस्ट बिकॉज ऑफ कल्चरल एटीट्यूड्स। कल्चरल एटीट्यूड्स में यही माइंड सेट, बिलीफ एंड सोशल बिहेवियर्स हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर कोई कम्युनिटी एजुकेशन को जो है वैल्यू नहीं कर रही है, तो आने वाली जनरेशन उस कम्युनिटी की भी बिलो पॉवर्टी लाइन ही रहेगी, वहाँ पे भी पॉवर्टी देखने को मिलेगी। लैपिस लाजुली, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि ब्लू कलर का देखने को मिलेगा, और इसमें आपको गोल्ड स्टाइक से गोल्ड कलर के ये जो है धारियाँ बनी होती हैं। लैपिस मतलब होता है स्टोन लैटिन टर्म में, और लाजुली मतलब होता है पर्शियन लैंग्वेज में ब्लू। यानी जो ब्लू स्टोन होता है जो कि मेटामॉर्फिक है, उसी को लैपिस लाजुली बोला जाता है। इसमें लेजुराइट 25 से 40% देखने को मिलता है जो कि इसको ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। कैल्साइट, ये ब्लूनेस रिड्यूस करेगा। जिस भी मेटामॉर्फिक रॉक में कैल्साइट ज़्यादा प्रेजेंट होगा उसकी जो ब्लूनेस है वो रिड्यूस होगी। पायराइट्स हमने पढ़ा है, या फिर यस फूल्स गोल्ड, वो इसमें गोल्डन स्टिक्स कलर प्रोवाइड करती है। इसमें डाइऑक्साइड सोडा लाइट प्रेजेंट होता है। बेस्ट क्वालिटी का ये लैपिस लाजुली ये अफगानिस्तान का जो बदखसन रीजन है वहाँ पे मिलता है। ऐसा नहीं है केवल अफगानिस्तान में ही ये पाया जाता है, चिले, रसिया, यूएसए जैसे देशों में भी लैपिस लाजुली जो है मेटामॉर्फिक रॉक पाया जाता है।